हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और यह समाजशास्त्र के इग्नू सीरीज है। आज हम लोग इसमें डीपी मुखर्जी के जो मुख्य विचार हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले कल का जो लेक्चर था जिसमें डीपी मुखर्जी के जीवन परिचय के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, उसमें एक टर्म निकल के आया था और वह था मार्क्सोलॉजिस्ट था, जिसे मार्क्स शास्त्री कहते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है और वह है मार्क्सिस्ट। इसे मार्क्सवादी कहते हैं। इन दोनों में आखिर में बेसिक डिफरेंस क्या है? क्योंकि डीपी मुखर्जी ने कहा था कि मैं एक मार्क्स शास्त्री हूँ, ना कि मैं एक मार्क्सवादी हूँ। तो इन दोनों में आखिर में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। मार्क्सोलॉजिस्ट का अर्थ ये होता है कि जो मार्क्सवादी विचारधारा का अध्ययन करता हो। मार्क्सवादी कौन होता है? मार्क्सवादी वो होता है जो कि मार्क्सवाद के विचारों का अनुकरण करता हो या फिर अनुसरण करता हो, या जो मार्क्सवादी विचारधारा को एक्सेप्ट करता हो, स्वीकार करता हो, या फिर ये कह सकते हैं कि जो मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थन करता हो, तो उसे हम मार्क्सिस्ट कहते हैं। लेकिन अगर मार्क्सोलॉजिस्ट की बात करें तो ये जो व्यक्ति होता है वह उस विचारधारा का अध्ययन करता है। उम्मीद है कि अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मार्क्सोलॉजिस्ट जो होता है वह मार्क्सवादी विचारधारा का अध्ययन करता है, जबकि मार्क्सवादी जो होता है वह जो मार्क्सवादी विचारधारा है उसको समर्थन करता है। एक और उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे हम मान लेते हैं कि सोशियोलॉजिस्ट जो होता है वह उसे हिंदी में हम समाज शास्त्री कहते हैं। तो जो सोशियोलॉजिस्ट होता है वह समाज का अध्ययन करता है। जो भी समाज का अध्ययन करने वाला व्यक्ति है उसे सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं। इसी प्रकार से मार्क्सवाद के विचारों का अध्ययन करने के जो विचारक हैं या व्यक्ति हैं उन्हें मार्क्सोलॉजिस्ट कहते हैं। तो उम्मीद है कि अभी आप लोगों को मार्क्सोलॉजिस्ट और मार्क्सिस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ एक और मैं बात कहना चाहूँगी कि मेरे कुछ साथी हैं, उनका क्वेरी था कि मैम जो आप कॉम्पिटिटिव सीरीज़ चलाती हैं क्या वो इग्नू सीरीज़ से ही संबंधित है या इग्नू के ही कंटेंट को यूज़ करके चलाती हैं? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जो इग्नू कंटेंट है वह सिर्फ़ और सिर्फ इग्नू सीरीज़ में ही मिलता है। जो भी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं इग्नू से संबंधित वह इग्नू सीरीज़ में करवाए जाते हैं। वहीं पे जो कॉम्पिटिटिव सीरीज़ है उसमें जो भी मेरे पास विश्वसनीय पुस्तकें हैं और साथ ही में विकिपीडिया के भी कुछ सोर्सेज होते हैं जो मैं यूज़ करती हूँ उसमें। तो जो कॉम्पिटिटिव सीरीज़ होता है वह विभिन्न पुस्तकों से होता है, समाजशास्त्र के संबंधित, और कुछ विकिपीडिया से होता है। उसमें इग्नू की किताबों से मैं कंटेंट प्रोवाइड नहीं करती हूँ, जबकि जो इग्नू सीरीज़ है वह पूरी तरह से इग्नू कंटेंट के लिए ही समर्पित है। तो उम्मीद है कि अभी आप लोगों को ये जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अभी हम लोग प्रारंभ करते हैं कि आखिर में इनके जो मुख्य विचार हैं वो कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे डीपी मुखर्जी के विचार में मार्क्सवाद ने ऐतिहासिक विकास की स्थितियों को भली भांति समझने में हमारी मदद की है, लेकिन मार्क्सवाद मानवीय समस्याओं का कोई संतोषजनक समाधान प्रस्तुत नहीं कर सका है। तो डीपी मुखर्जी ऐसा मानते हैं कि जो मार्क्सवाद है वो ऐतिहासिक विकास के विभिन्न चरण कौन कौन से रहे हैं इनको समझने में तो हमारी मदद की है, लेकिन अगर मानवीय समस्याओं की बात करें तो इसका कोई संतोषजनक समाधान इसने नहीं ढूंढा है। उनके अनुसार इसका समाधान तो भारत की राष्ट्रीय संस्कृति के पुनरुद्धार और पुनर्प्रतिपादन के द्वारा ही मिल सकता था।
मुखर्जी ने अपने समय में प्रचलित सामाजिक विज्ञानों के प्रत्यक्षवाद का विरोध किया, क्योंकि इसमें व्यक्तियों को जैविक या मनोवैज्ञानिक इकाइयों के रूप में देखा जाता था। तो यहाँ पे प्रत्यक्षवाद का इन्होंने विरोध भी किया था। उनके अनुसार पश्चिम की औद्योगिक संस्कृति ने व्यक्तियों को स्वार्थपरायण बना दिया था, इसलिए पश्चिम समाज निजाति केंद्रित बन गया था, अर्थात किसी पर्टिकुलर सिर्फ विशेष क्षेत्र पे ही उनका ध्यान जाता था। व्यक्तिगता अर्थात इंडिविजुएशन पर अधिक ध्यान देकर, अर्थात व्यक्ति की भूमिकाओं और अधिकारों की स्वीकार करके प्रत्यक्षवाद ने मानवता के सामाजिक आधार को उखाड़ दिया है। तो ऐसा ये मानते हैं कि जिस प्रकार से पश्चिमी जगत में व्यक्तिगता पर अधिक ध्यान देने की वजह से तथा व्यक्ति की भूमिकाओं और अधिकारों को ज़्यादा स्वीकार करने की वजह से प्रत्यक्षवाद जो है वहाँ का वह मानवता का जो सामाजिक आधार था इसको उखाड़ दिया है। भारतीय समाज में परंपरा की क्या भूमिका रही है, तो यहाँ पे जब भी अगर परंपरा की बात आती है तो डीपी मुखर्जी का नाम प्रमुख हो जाता है। उन्होंने कहा है कि अगर हमें भारत के समाजशास्त्र को समझना है या भारतीय समाजशास्त्र को समझना है तो हमें भारतीय समाज में जो यहाँ की परंपरा है उसको समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मुखर्जी का विचार था कि परंपरा संस्कृति का मुख्य आधार है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि बहुत ही छोटी छोटी लाइनें जो होती हैं उन्हीं से प्रश्न पूछ दिया जाता है। ऐसा पूछा जा सकता है कि यह किसका विचार था कि परंपरा संस्कृति का मुख्य आधार है, तो ये मुखर्जी का था। व्यक्तियों को परंपरा से पोषण मिलता है, इससे उनका उद्देश्य या दिशा बोध लुप्त नहीं होता। प्रायः परंपरा भार स्वरूप भी बन जाती है, जैसा कि भारत के संदर्भ में हुआ। लोग इसको आदर्श मानकर इसकी पूजा करने लगे। परंपरा के प्रति लोगों में आलोचनात्मक दृष्टि का अभाव होने के कारण सांस्कृतिक ठहराव आना स्वाभाविक था। तो ऐसा मुखर्जी कहते हैं कि कभी कभी होता है कि समाज में एक जो भार स्वरूप लगने लगती है परंपरा भी, तो आखिर में ऐसा भारत के संदर्भ में भी हुआ है, क्योंकि लोग यहाँ पे जो परंपरा है उसको आदर्श मान के और उसकी पूजा करने लगे तथा उसकी आलोचना करने की दृष्टि से वो लोग ज़्यादा सही नहीं समझते थे परंपरा को। जो परंपरा है वो अच्छी है और हमें उसका फॉलो करना चाहिए। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं उसमें जो जब उसकी आलोचना नहीं की जाएगी तो कहीं ना कहीं जो सांस्कृतिक ठहराव है वो हमें देखने को समाज में मिलेगा, क्योंकि जब हम किसी भी तथ्य का आलोचना नहीं करेंगे तो हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसलिए व्यक्तिगता को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऐसा डीपी मुखर्जी कहते हैं कि वह कहीं न कहीं व्यक्तिगता को भी उतनी ही ज़्यादा प्रोत्साहन देने की बात करते हैं। व्यक्ति संस्कृति में नई शक्ति का संचार कर इसका पुनर्निर्माण कर सकता है। तो अगर जब समाज की बात होती है कि समाज में किस प्रकार से विकास होता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे व्यक्ति का भी योगदान होता है, क्योंकि व्यक्ति ही तो समाज में जो परिवर्तन है या फिर विकास है वो लाता है। समाज में व्यक्ति को न तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना है और न ही पराधीन, क्योंकि स्वस्थ व्यक्तित्व विकास के लिए व्यक्तिगता अर्थात इंडिविजुएशन और समाजन अर्थात सोसिएशन के बीच संतुलन होना आवश्यक होता है। यहाँ पे आप लोगों को एक टर्म सोसिएशन देखने को मिल रहा है। तो सोसिएशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये किसका टर्म है। जैसे ही सोसिएशन की बात आती है तो एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने इसको ये टर्म दिया है। तो ये कौन है? ये आपके जॉर्ज सीमिल हो जाते हैं। सीमिल ने सोसिएशन वर्ड दिया है और ये सोसिएशन जो होता है इसका अर्थ क्या होता है? तो ये जस्ट समाजीकरण ही होता है। समाजीकरण को ही इन्होंने एक नया वर्ड सोसिएशन दिया है। तो अभी यहाँ पे जैसे कि समाजन जो होता है अर्थात जो एसोसिएशन होता है व्यक्ति को समाज के साथ जोड़ने वाली कड़ी होती है, अर्थात जब व्यक्ति समाज से जुड़ता है तभी तो समाजीकरण होता है और इस प्रकार से इसी को इन्होंने समाजन कहा है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब अव्यवस्था नहीं है बल्कि परंपरा के सृजनात्मक
अभिव्यक्ति है। तो इन्होंने कहा है कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है, इसका अर्थ ये नहीं है कि अव्यवस्था हो जाएगी समाज में, बल्कि यह परंपरा की सृजनात्मक अभिव्यक्ति है कि जैसे जैसे व्यक्ति अपने विचारों को मुखर करता है, वैसे वैसे कहीं न कहीं परंपरा में भी आगे को काफ़ी विकास देखने को मिलता है। यहाँ पे डीपी मुखर्जी ने व्यक्तित्व का समन्वित विकास की बात की है। तो ये आप सभी को पता है कि जो डीपी मुखर्जी हैं, इनका अगर व्यक्तित्व देखा जाए तो यह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और इस प्रकार से इन्होंने कहीं न कहीं व्यक्तित्व के समन्वित विकास की बात इन्होंने की है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि डीपी मुखर्जी का इंटरेस्ट जो है, रुचि है, वह म्यूजिक में भी रहा है, वह परंपरा में भी रहा है, साहित्य में भी रहा है। तो विभिन्न क्षेत्रों में इनका रुचि देखने को मिलता है। तो कहीं न कहीं यह व्यक्तित्व के समन्वित अर्थात संपूर्ण विकास की बात करते हैं। मुखर्जी ने भारत के लिए व्यक्तित्व के प्रत्यक्षवादी स्वरूप की सिफारिश नहीं की है। तो यहाँ पे इसको इन्होंने इनकार किया है। पश्चिम ने व्यक्तित्व के प्रत्यक्षवादी स्वरूप को आदर्श का स्वरूप प्रदान किया। मनुष्य ने जनसाधारण के जीवन की स्थितियों के सुधार के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया। मानव द्वारा प्रकृति पर नियंत्रण की क्षमता तथा उसका अपने लाभ के लिए उपयोग करना, ये दोनों ही आधुनिक युग की उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं। तो जैसा कि हम सभी देखते हैं कि आज का जो समय है, उसमें हम जो मनुष्य है वो प्रकृति पे पूरी तरह से नियंत्रण पा चुका है और प्रकृति को अपने लाभ के लिए सिर्फ उपयोग करता है। लेकिन पाश्चात्य पद्धति से मनुष्य का समन्वित विकास संभव नहीं हुआ। तो ऐसा ये मानते हैं कि जो पाश्चात्य सभ्यता या पाश्चात्य जो तरीका रहा है, उससे हम समन्वित विकास को नहीं देख सकते हैं कि हम जो ये समाज का समन्वित विकास है वो ऐसा संभव नहीं हो पाया। व्यक्तित्व के समन्वित विकास के लिए प्रौद्योगिक विकास और मनुष्य की स्वतंत्रता के बीच संतुलन की आवश्यकता है। तो ये मुखर्जी कहते हैं कि प्रौद्योगिक विकास को भी हमें देखना पड़ेगा और जो मनुष्य की स्वतंत्रता है, हमें इन दोनों के बीच कहीं न कहीं एक संतुलन देखना पड़ेगा। सोवियत रूस जैसे समाजवादी समाज को भी संतुलित व्यक्तित्व विकास करने में सफलता नहीं मिली थी। वहाँ व्यक्ति पर राज्य का या राजनीतिक दल का दबदबा था। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बात और क्लियर होनी चाहिए कि जब मार्क्स की बात करते हैं, यहाँ पे मार्क्सवादी विचारधारा की बात चल रही है, और जब कार्ल मार्क्स की बात आती है तो उनके जीवन संघर्ष में जब हम लोगों ने उनके जीवन परिचय को समझा था तो उसमें देखा था कि मार्क्स के विचारों को एक ऐसा देश था जो कि उनके जीवन पर्यंत उसका विरोध किया था और वह रूस था, और रूस ने ही उनके अंतिम कालों में उनके विचारों को सबसे ज़्यादा मान्यता दिया था। तो यहाँ पे जो सोवियत रूस है वह एक समाजवादी राज्य के रूप में या देश के रूप में उभरता है, लेकिन मुखर्जी कहते हैं कि उसके बावजूद भी सोवियत रूस जैसे समाजवादी समाज को भी संतुलित व्यक्तित्व विकसित करने में सफलता नहीं मिली थी। वहाँ व्यक्ति पर राज्य का या राजनीतिक दल का जो दबदबा था वो देखने को मिल रहा था। डीपी मुखर्जी के संवादवाद का आधार मानवतावाद था। तो यहाँ पे इन्होंने मानवतावाद को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है, जो संकुचित निजाती या राष्ट्रीय विचारों की सीमाओं से परे था। यानी उन्होंने किसी निजाती या राष्ट्रीय स्तर पे किसी विचार को समझने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि उन्होंने संपूर्ण मानवतावाद को ही एक साथ लेके चला था। मुखर्जी ने कहा कि पश्चिम में व्यक्ति का रवैया या तो बहुत आक्रामक होता है या फिर एकदम निष्क्रिय होता है। उनके अनुसार पाश्चात्य जगत की प्रगति में मानवतावाद का अभाव है। तो उन्होंने माना था जो पाश्चात्य जगत है वहाँ की प्रगति में हमें मानवतावाद देखने को नहीं मिलती है। पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति ने व्यक्तियों को प्रभावहीन मध्यकालीन परंपरा की कैद से तो आज़ाद कर दिया, लेकिन साथ ही प्रगति के मानवतावादी अंश को भी कम कर दिया था। तो यहाँ पे
ऐसा मानते हैं डीपी मुखर्जी कि जो वहाँ का पुनर्जागरण काल था या फिर औद्योगिक क्रांति थी, उसने वहाँ के व्यक्तियों को जो एक सामंतवादी परंपरा हमें देखने को मिल रही थी उससे तो उनको आज़ाद कर दिया गया, लेकिन जो प्रगति का मानवतावादी अंश था इसको भी कहीं न कहीं हम उसका अभाव देखते हैं। भारत का आधुनिक राष्ट्रवाद अनिवार्य रूप से पश्चिम के प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण में पनपा। मुखर्जी के अनुसार भारत के लिए यह उपयुक्त मॉडल नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि भारत का जो आधुनिक राष्ट्रवाद था उस समय वह पश्चिम के ही प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण में पनपा था, इसलिए हम भारत के लिए यह उपयुक्त मॉडल नहीं मान सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के मध्यम वर्ग का उद्भव भारत पर पाश्चात्य प्रभाव के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो ऐसा डीपी मुखर्जी कहते हैं कि जो भारत का मध्यम वर्ग था वो जो अस्तित्व में आता है वह जो भारत पे हमें वेस्टर्न कल्चर का जो इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, अर्थात जो पाश्चात्य प्रभाव हमें देखने को मिलता है, उसके कारण भारत का मध्यम वर्ग उभरा था। ये मध्यम वर्ग के लोग अपने ही मूल स्थानीय परंपरा से उखड़ गए थे। तो जब ये पाश्चात्य चूँकि परंपरा से जुड़े हुए या पाश्चात्य प्रभाव से प्रभावित थे, तो ये लोग अपनी जो मूल स्थानीय परंपरा थी उससे कहीं ना कहीं कटे हुए नजर आते हैं। उनका जनसाधारण से संपर्क टूट गया था। भारत एक आधुनिक राष्ट्र बन सकता था यदि मध्यम वर्ग जनसाधारण के साथ फिर से संपर्क बना लेता। तो ऐसा डीपी मुखर्जी का मानना था कि भारत एक राष्ट्रीय जो आधुनिक राष्ट्र था वह बन सकता था यदि जो यहाँ का मध्यम वर्ग था वह यहाँ के जनसाधारण के साथ अगर संपर्क बना लेता। ऐसा होने पर ही वास्तविक विकास संभव था। मुखर्जी के विचारों में वृद्धि जो होती है, ग्रोथ जो होता है, वह केवल परिमाणात्मक अर्थात क्वांटिटेटिव उपलब्धि है, जबकि विकास का अभिप्राय गुणात्मक वृद्धि से होता है जो मूल्यों पर आधारित प्रगति का सूचक है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो अगर हम वृद्धि की बात करें, अगर हम सिर्फ विचारों में वृद्धि की बात करें कि हमारा विचार जो है वो कितना ज़्यादा विकसित हुआ है, तो इसको हम सिर्फ परिमाणात्मक स्तर पे ले सकते हैं, इसको हम क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर विकास की बात करें, अगर डेवलपमेंट की बात करें, तो कहीं ना कहीं इसे हमें क्वालिटेटिव अर्थात गुणात्मक वृद्धि से जोड़ के देखना पड़ेगा, जो कि मूल्यों पर आधारित प्रगति का सूचक है। अब यहाँ पे भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता के विचार को हम लोग देख लेते हैं कि डीपी मुखर्जी ने भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया है। डीपी मुखर्जी की रुचि हिंदू मुस्लिम संबंधों का वर्णन करने में थी। सत्य की खोज के इस प्रयास में उन्हें भारतीय सांस्कृतिक विविधता में मानवतावादी और आध्यात्मिक एकता के दर्शन हुए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भारतीय सांस्कृतिक विविधता में मानवतावादी और आध्यात्मिक एकता की बात करते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने हिंदू मुस्लिम अंतःक्रिया के व्यापक ढांचे में कई क्षेत्रों की जांच की। इनमें अंतःक्रिया के 3 ऐसे क्षेत्र थे जिनकी ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है। राजनैतिक दृष्टि से उत्तर भारत में 11वीं ईस्वी से 17वीं ईस्वी तक मुसलमान जो बादशाह थे, इन्होंने हिंदू प्रजा पर शासन किया। इस दौरान प्रायः हिंदू राजाओं और मुस्लिम शासकों के बीच संधियां भी हुईं। इस प्रकार मुस्लिम शासकों और हिंदू प्रजा में साझेदारी और भाईचारे की भावना भी पैदा हुई। यह बात मुगलों के शासन में और अधिक स्पष्ट हुई। जहाँ तक आर्थिक संबंधों का प्रश्न है, इस्लामी जो शासन काल था उसमें जागीरदार अर्थात सैनिक सरदार मुसलमान थे और अधिकांश जमींदार हिंदू थे। इन दोनों वर्गों के हितों के बहुत से मुद्दे जो थे वो समान थे। इस प्रकार दोनों वर्गों के बीच एक प्रकार का समझौता था। सांस्कृतिक दृष्टि से साहित्य, संगीत, वेशभूषा, ललित कलाओं के विकास आदि में दोनों का एक दूसरे पे प्रभाव हमें देखने को
मिलता है। उत्तर भारत में सूफी संत और भक्ति संप्रदाय ने आपसी अंतःक्रियाओं को प्रोत्साहित किया। तो यहाँ पे एक फैक्ट हमें देखने को मिल रहा है कि उत्तर भारत में जो सूफी संत था और भक्ति संप्रदाय था, इन दोनों ने जो आपस में अंतःक्रियाएं थी उनको काफ़ी प्रोत्साहित किया था। हिंदू और मुस्लिम संबंधों की बात हो रही है, परंतु विश्व की धारणा के संबंध में दोनों वर्गों का दृष्टिकोण भिन्न भिन्न था। तो अगर विश्व के पटल पे देखें तो दोनों के विचार जो थे वो अलग हमें देखने को मिलते हैं। मुखर्जी ने देखा कि हिंदुओं का चक्र परंपरा में विश्वास है, जैसे सुख और दुख एक दूसरे के बाद आते जाते रहते हैं। तो ये हम सभी जानते हैं कि जो हिंदू परंपरा है इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। सुख आता है, फिर उसके बाद से दुख आता है, तो इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। हिंदू जो होते हैं वो भाग्यवादी विचारधारा के समर्थक हैं। अगर हमारा कोई काम नहीं होता है तो हम इसे भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं कि शायद हमारे भाग्य में नहीं था इसलिए हमें नहीं मिला। हिंदुओं की विश्व दृष्टि के पीछे विशिष्ट क्षेत्र यानी उपमहाद्वीप का प्रभाव रहा। इसके विपरीत इस्लाम जो है वह बहुजाति बहुराष्ट्रीय धर्म की तरह पनपा। हिंदुओं की राष्ट्रीयता की भावना में आदर्शवाद उभरा, जबकि इस्लाम की धारणा में व्यवहारिक तत्व आगे आए। हिंदुओं की दृष्टि से स्वाधीनता जन्म सिद्ध अधिकार है, जबकि मुसलमानों के लिए यह एक अवसर है। तो जैसे हिंदुओं की दृष्टि से स्वाधीनता की बात करें, हमें जिस प्रकार से हिंदू धर्म में एक हायरार्की देखने को मिलती है ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का, तो उसी प्रकार से जबकि मुसलमानों में यह एक अवसर माना जाता है। इस्लाम को मानने वाले चक्र परंपरा में विश्वास नहीं करते हैं, वे भाग्यवाद को भी नहीं मानते हैं। इसलिए इस्लाम मानने वालों का विश्वास राजनैतिक संकट या अवसर का पूरा फायदा उठाने के लिए सीधी कार्यवाही में रहा है। अब यहाँ पे इनके एक जो डीपी मुखर्जी अर्थशास्त्री के रूप में किस प्रकार से हमें दिखते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यह आप सभी को पता है, हम लोग जब इनका जीवन परिचय समझ रहे थे तो उसमें एकदम क्लियर बताया गया है कि किस प्रकार से इन्होंने जो अपना डिग्री ही लिया था वह अर्थशास्त्र में लिया था। तो कहीं न कहीं डीपी मुखर्जी एक अर्थशास्त्री भी थे। डीपी मुखर्जी प्रशिक्षण द्वारा अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्र के प्रति उनका दृष्टिकोण पूरे जो दूसरे अर्थशास्त्री थे उनसे पूरी तरीके से भिन्न था। उन्होंने भारत में आर्थिक विकास को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशिष्टताओं के संदर्भ में देखा था। तो इन्होंने जो भारत में आर्थिक विकास को देखा था वह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशिष्टताओं के संदर्भ में देखा था। भारत में आर्थिक शक्तियाँ सामाजिक मूल्यों से प्रभावित रही हैं। पुराने समय में राजा और राज दरबार के सदस्यों को जमीन पर स्वामित्व का अधिकार नहीं था। राजा की शक्तियाँ केवल राजकोषीय दायित्वों तक सीमित थीं, यानी भूमि की जुताई करने वाले कृषकों को राज संरक्षण के बदले अपनी उपज का एक भाग राजा के खजाने में कर या राजस्व के रूप में देना पड़ता था। जमीन का स्वामित्व ग्राम परिषद के पास था। बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग में प्रायः संघ अर्थात मठ संगठन विस्तृत भूभाग की प्रबंध व्यवस्था करते थे। ये भूभाग राजा द्वारा संघों को दिए जाते थे। यद्यपि व्यक्तिगत रूप में कोई भिक्षु संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता था। तो ऐसा नहीं कोई भिक्षु कह सकता था कि ये जो ज़मीन है वो हमारी है। संघ संपत्ति के स्वामी होते थे। संघ खेती की उपज का छठा भाग कर के रूप में वसूल करते थे। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो संघ होते थे, जो मठ संगठन होता था जो बौद्ध धर्म का, तो ये उपज का छठा भाग जो है वह कर के रूप में वसूल करता था, जिसके उपयोग इससे ज्ञान प्राप्ति की तथा नैतिक या और आध्यात्मिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता था। तो इस जो कर जो छठा भाग जो कर वसूल किया जाता था उससे ज्ञान प्राप्ति के लिए, नैतिक और आध्यात्मिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। जैसे भारत के गांवों की भूमि पर स्वजन समूहों और विशिष्ट जाति समूहों का नियंत्रण होता था, उसी तरह आधुनिक काल से पूर्व के समय में व्यापार और वाणिज्य का प्रबंध भी नातेदारी और जाति समूहों द्वारा किया जाता था। ये नातेदारी और जाति समूह
ये नातेदारी और जाति समूह आंतरिक रूप से स्वायत्त होते थे, अर्थात ये अपने आप पे ही सिर्फ निर्भर करते थे। जातियों पर आधारित श्रेणियां, जिन्हें की गिल्ड्स कहते हैं, क्षेत्रीय व्यापार करती थीं। वाणिज्यिक महाजनी पर भी जातियों का नियंत्रण था। पश्चिमी तट पर पैसा उधार देने वाले कुछ महत्वपूर्ण हिंदू परिवार थे। मुगल काल में इन परिवारों का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता था। मुखर्जी के विचार में ये व्यापारी केवल परजीवी नहीं थे, इसके विपरीत मुखर्जी उन्हें ऐसे महाजन मानते हैं जिन्होंने शहरी केंद्रों और देहाती क्षेत्रों के बीच व्यापार व्यवस्था स्थापित कर रही थी। लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान ये परिवार अपने पूर्ववर्ती सांस्कृतिक बंधनों को लेकर प्रायः लोगों का शोषण करने लगे। ये भारतीय व्यापारी प्रायः विदेशों में अपने माल का प्रदर्शन करते थे। इस प्रकार उन्होंने भारत का बाहरी दुनिया से संपर्क स्थापित किया। यह संपर्क केवल व्यापार द्वारा ही नहीं, बल्कि संस्कृति के प्रसार के द्वारा भी हुआ था। ब्रिटिश शासन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुआ था। ब्रिटिश शासकों द्वारा शुरू की गई शहरी औद्योगिक अर्थव्यवस्था ने न केवल पुरानी संस्थाओं के जाल को समाप्त कर दिया, बल्कि परंपरागत विशिष्ट जातियों को भी उनके व्यावसायिक धंधों से अलग कर दिया। अब नए सामाजिक अनुकूलन की आवश्यकता थी। इस नई व्यवस्था में भारत के शहरी केंद्रों का जो शिक्षित मध्यम वर्ग था, वह समाज का केंद्र बिंदु बन गया। लेकिन इस मध्यम वर्ग पर पाश्चात्य जीवन पद्धति और विचारधारा का प्रभाव था। तो ये हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो मध्यम वर्ग था, उस पर कहीं ना कहीं पाश्चात्य जो जीवन शैली थी, लाइफ स्टाइल थी, और वहाँ की जो विचारधारा थी, उसका प्रभाव देखने को मिल रहा था। मुखर्जी ने ऐसा कहा है कि यदि ये मध्यम वर्ग के लोग जनसाधारण के संपर्क में आकर राष्ट्र के निर्माण में उनके साथ सक्रिय साझेदारी स्थापित कर लेते, तो भारत का भविष्य सुरक्षित रहता। इस प्रकार से कहीं न कहीं डीपी मुखर्जी ऐसा मानते हैं कि जो भारत का मध्यम वर्ग था, वह कहीं न कहीं पाश्चात्य सभ्यता से या पाश्चात्य विचारों से प्रभावित था, और इसके कारण वह जो भारत का जो जनसाधारण वर्ग था, उसके साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाया, और इस प्रकार से भारत का जो भविष्य था, वो कहीं न कहीं असुरक्षित हमें दिखता है। अब यहाँ पे डीपी मुखर्जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो चूँकि ये इग्नू में दिए हुए एक कंटेंट हैं, जो इनकी बुक्स दी गई हैं, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इस सभी को आप लोगों को याद रखना ज़रूरी है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी, जो कि 1932 में प्रकाशित हुई थी। पर्सनैलिटी एंड द सोशल साइंसेस, जो कि 1924 में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पे पर्सनालिटी एंड द सोशल साइंसेज, ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि पर्सनालिटी अर्थात व्यक्तित्व पे भी इन्होंने किताब लिखी है। मॉडर्न इंडियन कल्चर, जो कि 1942 में प्रकाशित हुई थी, ये भी अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। यहीं पे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ्स, ये भी बुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि 1946 में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने इंडियन जो यूथ था, अर्थात जो युवा वर्ग था, उसकी प्रॉब्लम्स को भी लेके इन्होंने पुस्तक लिखी है। इनकी एक और भी महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये है डाइवर्सिटीज़, जो कि 1958 में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा भी कुछ इनकी पुस्तकें हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। इन पुस्तकों में से मॉडर्न इंडियन कल्चर 1942 और डाइवर्सिटीज़, ये दोनों उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो यहाँ पे इग्नू की किताब में ऐसा माना गया है कि ये जो दो पुस्तकें हैं, ये इनकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं। इनकी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय इनकी अन्य रचनाओं में भी मिलता है, जैसे कि टैगोर अ स्टडी, जो कि 1923 में प्रकाशित हुई थी। दूसरी पुस्तक है ऑन इंडियन हिस्ट्री, जो कि 1945 में प्रकाशित हुई थी। तीसरी पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूज़िक, जो कि 1945 में ही प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो डीपी मुखर्जी हैं, वो सही मायने में बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, क्योंकि इन्होंने इंडियन हिस्ट्री पे भी
अपने विचार व्यक्त किए हैं। इंडियन म्यूज़िक पे भी, पर्सनालिटी पे भी, यूथ प्रॉब्लम्स पे भी, अर्थात विभिन्न विचारों को भी इन्होंने बहुत ही गहनता से अध्ययन किया है। तो दोस्तों, आज ये डीपी मुखर्जी से संबंधित इनके मुख्य विचार रहे हैं, और इसी कड़ी में आगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो भारतीय समाजशास्त्र के पिता जीएस खुरिये जी माने जाते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।